हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चे आज के इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बच्चे अभी हम लोग हिंदी साहित्य का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट का आपका ये सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग द्विवेदी युग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको द्विवेदी युग से एक क्लास दिया था जिसमें आपको काफी सारे टॉपिक मैंने कवर कराया था, लेकिन आज की जो ये क्लास रहने वाली है बच्चे, जिसमें द्विवेदी युग से रिलेटेड आपके जो भी बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं उन सभी टॉपिक को एक ही क्लास में खत्म करेंगे। जैसे कि आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगी। हो सकता है आपसे पेपर में जीवनी इसका पूछ दे, जीवन परिचय, या फिर आपसे जो है इसके साहित्यिक परिचय के बारे में पूछ दे। इसके बाद जो है इसकी काव्यगत शैली क्या रही थी इसके बारे में बच्चे इसके बाद बात करेंगे। तो देखिए, आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अतिरिक्त भी आपके द्विवेदी युग में और भी बहुत सारे कवि थे, उन सभी कवियों के बारे में जानेंगे। और आखिर में बच्चे हम लोग आपके द्विवेदी युग की क्या काव्यगत विशेषताएं रही थी, उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो कंप्लीटली बच्चे आज के इस क्लास में हम इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आपकी क्लास हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको शुरू से लेकर एंड तक क्लास को देखना है। सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया बच्चे तो शेयर कर दीजिए, ताकि सारे फ्रेंड्स आपके क्लास को ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं करे और लाइक कर लेना, और चैनल पर नए बच्चे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। आइए हम लोग बारी बारी से सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि बात करें बच्चे हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इनका परिचय हम दो तरह से करेंगे क्योंकि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसके जीवन की परिचय को देखेंगे, जिसको हम लोग जीवन परिचय कहते हैं, और इसके बाद बच्चे हम लोग इसके साहित्यिक परिचय को देखेंगे, जहां पर यह जानकारी मिलेगी हमें कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा था। ठीक है, बारी बारी से चलिए हम इन दोनों चीजों को देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चे जीवन परिचय। जीवन परिचय कहने का मतलब है कि भाई आपको क्या करना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में बताना, उनके जन्म से लेकर के मरण तक की कहानी को बताना है। तो आइए जैसे कि बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो देखो इनका जो पूरा नाम था बच्चे वो क्या था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका जो जन्म होता है आप कहोगे सर 9 मई 1864 को यूपी के रायबरेली जिला में एक आपका दौलतपुर नाम का गांव है, इसी गांव में क्या होता है तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म होता है। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था श्री राम सहाय द्विवेदी। और अगर इनके पेशा की बात करेंगे तो देखिए पेशा से ये तो संपादन करता थे ही, जैसे कि इनके द्वारा कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो थे आपके संपादक थे। लेकिन बच्चे इसके साथ साथ यह रेलवे कर्मचारी भी थे, क्योंकि यह रेलवे के तार विभाग में काम किया करते थे। हालांकि यह काफी लंबे समय तक इस विभाग से जुड़े नहीं रहे, बाद में जब इनका साहित्य के प्रति रुचि आ गया तो फिर इस विभाग से यह पद त्याग ले लिए और साहित्य में अपना योगदान देना शुरू कर दिए। ठीक है, ऐसे महान विद्वान का जो भाई साहब निधन हो जाता है, वह 21 दिसंबर 1938 को इनका निधन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एक बेसिक परिचय जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में बता सकते हैं। चलिए इसको अगर आप डिटेल में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे कि देखिए यहां पर लिखा हुआ इनके जन्म के बारे में, पिता के बारे में, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। हालांकि इसके शिक्षा के बारे में बात करेंगे बच्चे, तो इनकी पारिवारिक स्थिति जो रही थी शुरुआती समय में काफी जो है कमजोर रहा था। ठीक है, जिसके कारण इनका जो है पढ़ाई लिखाई कुछ उतने अच्छे ढंग से नहीं चल पाया था। लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने ठान लिया कि हमें कुछ करना है, और जो व्यक्ति ठान ले तो फिर उसके सामने तो पूरी कायनात जो है नतमस्तक हो जाती है कि नहीं बच्चे। तो इसने ठान लिया कि हमें पढ़ना है, और इसने जो है अलग अलग प्रकार की भाषा जैसे कि संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं में जो है शिक्षा ग्रहण किया। और इन सभी के साथ साथ जो है इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना शुरू कर दिया। रेलवे में थे, रेलवे छोड़ दिए, साहित्य में योगदान देना शुरू कर दिए, क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारा भारत जो है भाई साहब ब्रिटिश शासकों के गुलाम हो गए थे। तो लोगों को जागृत करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो हिंदी साहित्य में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। चलिए इसके साथ साथ बात करेंगे तो इनकी जो सबसे फेमस रचना रही थी प्यारे बच्चे, वह था सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही बच्चे क्या होता है, तो आपके इस द्विवेदी युग की शुरुआत होती है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, है ना। द्विवेदी युग की शुरुआत कौन सी पत्रिका से माना जाता है, आप कहोगे गुरुजी सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। ठीक है, इसलिए इस काल को जो है द्विवेदी युग का नामकरण भी किया गया था।
चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो इसके साथ साथ इनके और भी बहुत सारे महान काम रहे थे, जैसे कि हिंदी में जब इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका लिखा तो इसमें इन्होंने कुछ इस प्रकार की बातों का वर्णन किया जिससे हिंदी के क्षेत्र में विकास देखने को मिला। साथ में हिंदी के जो रूप रंग थे उसमें निखार आई, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वृद्धि देखने को मिला। शब्दों का भंडार हिंदी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी भाषा अपने आप में सशक्त बनती चली गई और इसके साथ साथ जो है वह हर जगह समर्थ और परामर्जित देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनका महान कार्य हिंदी साहित्य में देखने को मिला था। इसके साथ साथ इनका एक और महत्वपूर्ण काम रहा है बच्चे, इन्होंने 1931 ईस्वी में क्या किया था? तो 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा का क्या किया भाई साहब? गठन किया। ठीक है, कौन सा सभा है आप याद रखोगे? काशी नागरी प्रचारणी सभा। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है कि इस सभा का जो है गठन किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया बच्चे? तो 1931 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो ये तो आपके सभा का गठन हो गया। अब देखो, जब ये सभा गठित होता है ना तो इसके द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन का नाम होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। बच्चे क्या होता है? हिंदी साहित्य सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में क्या किया जाता है? तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को एक उपाधि दी जाती है, और वह उपाधि कौन सी है? तो आप कहोगे गुरुजी वाचस्पति की उपाधि। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वाचस्पति की उपाधि जो है वह किस सभा के दौरान आपके द्विवेदी जी को दिया गया? तो क्या कहोगे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके द्वारा आपके द्विवेदी जी को क्या किया जाता है? तो वाचस्पति की उपाधि दी जाती है। और इस महान विद्वान का निधन जो है बच्चे 1938 ईस्वी में हो जाता है। समझ गए ना? तो इस प्रकार आप इनका जीवन परिचय कर सकते हैं। एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताना कि क्या आपको इनका जीवन परिचय आसान से समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे और आगे इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, हम चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें मैंने आपको अभी बता ही दिया है। इनका जो सबसे बड़ा योगदान साहित्य में रहा है बच्चे, वह रहा है सरस्वती पत्रिका। कौन सी पत्रिका रहा है? आप कहोगे गुरुजी सरस्वती पत्रिका रहा है। यह एक ऐसी पत्रिका थी बच्चे जिसने हिंदी को एक तरीके से पूरा बदल ही दिया, और साथ में इसने समाज के अंदर एक नई चेतना, नए जो है एक तरीके से कहे जोश जुनून ला करके खड़ा कर दिया। वह कैसे? तो जैसे कि देखिए, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को प्यारे बच्चे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे सर इसे नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है। मतलब लोगों के अंदर नई जागृति आई। ठीक है, नई जागृति कहने का मतलब देखो, लोगों के अंदर जो नई नई सोच का विकास हुआ तो वह शुरुआत होता है आपके भारतेंदु युग से। लेकिन यह सोच यहां पर जो था बच्चे, यह कली के समान था। यह फूल कब बना भाई? तो यह फूल बन गया आकर के द्विवेदी युग में। समझ गए ना? मतलब आपके ये जो चेतना था, इसका पूरा का पूरा विकास जो देखने को मिला बच्चे, वह कहां पर देखने को मिला? आप कहोगे गुरुजी द्विवेदी युग में देखने को मिला। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो देखिए क्या होता है, इस काल में बच्चे जो आपके हिंदी साहित्य थे उसकी भाषा और शैली में जो भी त्रुटियां देखने को मिली थी, उन सभी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया। हिंदी जिन जगहों पर कमजोर अपने आप को पा रहा था, उसके कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया। साथ में हिंदी के जो कुछ प्रमुख विद्वान थे उस समय के, जिसके अंदर ये चेतना थी, जिसके अंदर ये एक ललक था, जिसके अंदर एक इच्छा थी कि हम भी हिंदी साहित्य में कुछ लेखन कार्य करें, कुछ बढ़िया करें, तो उन सभी लेखकों को प्रोत्साहित करने का काम कौन किया? तो आप कहोगे गुरुजी ये सरस्वती पत्रिका जो है इसने इस सारा काम को अंजाम दिया था। समझे कि नहीं? इसके साथ साथ देखेंगे आगे तो देखिए द्विवेदी जी का जो साहित्य में योगदान रहा था वो और भी बहुत बड़ा रहा था। जैसे कि इनके द्वारा लगभग 50 से भी अधिक ग्रंथ लिखे गए, सैकड़ों इनके द्वारा निबंध लेखन का कार्य किया गया, जिसमें आपको कुछ प्रमुख रचनाएं इसकी याद रखना है। जैसे कि हम इनके काव्य संग्रह की बात करते हैं बच्चे, तो देखिए काव्य मंजूखा नाम का एक काव्य संग्रह है जो कि आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, इसके बाद इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया, ज्यादातर निबंध जो है बच्चे सरस्वती पत्रिका में इनका देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्होंने काफी सारे चीजों का आलोचना भी किया बच्चे। आलोचना कहने का मतलब उसका विरोध करना है ना। जैसे कि एक नाट्य शास्त्र पुस्तक है, नाट्य शास्त्र पुस्तक पर इन्होंने टिप्पणी करते हुए उसकी आलोचना की है। इसी तरीके से यहां पर देखिए तो कई सारे ऐसे साहित्य हैं जिस पर इनके द्वारा क्या किया गया बच्चे, तो आलोचना किया गया है। जैसे हिंदी नवरत्न हो जाता है, क्या कहते हैं रसज्ञ रंजन हो जाता है, साहित्य सीकर हो जाता है, कालिदास की एक फेमस रचना थी कालिदास की निरंकुशता, है ना। तो इन सभी पर क्या किया, इनके द्वारा आलोचना किया गया है। और एक इनका प्रमुख संपादन कार्य रहा था, वह क्या था बच्चे, सरस्वती मासिक पत्रिका। चलिए आगे देखेंगे तो इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं
जिसका अनुदित किया गया है, जिसको अनुदित करने का इनके द्वारा काम किया गया, वह कौन कौन सा है? जैसे कि देखिए मेघदूत हो गया, बेकन विचार माला हो गया, शिक्षा हो गया, स्वाधीनता हो गया, विचार रत्नावली हो गया, कुमार संभव है, ठीक है, विनय विनोद, रघुवंश, कृतार्जुनीय, इसके बाद हिंदी महाभारत, इन सभी का इसके द्वारा जो है अनुदित किया गया, इनको अनुवादित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बच्चे देखेंगे तो इनके द्वारा कुछ और भी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की रचनाएं देखने को मिली थी। जैसे कि इन्होंने जल चिकित्सा पर अपना लेखन क्रिया किया, संपत्ति शास्त्र पर, फिर जो है वक्तृत्व कला पर, इन सभी पर इन्होंने क्या किया? तो लेखन कार्य किया है। समझ गए ना? तो इस तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। तो आप लोगों से जब पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपके द्विवेदी जी का जो है साहित्यिक परिचय क्या है, ठीक है, द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय दें, तो आप आराम से लिख सकते हो कि द्विवेदी जी का जो है साहित्यिक परिचय क्या रहा है, उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा क्या आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो बच्चे देखिए, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्यगत शैली क्या रही थी। यानी कि ये जो काव्य की रचना किया करते थे तो उसमें किस प्रकार की शैली देखने को मिलता था। शैली बोले तो स्टाइल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चे? अब स्टाइल मतलब वो वाला मत समझ लेना जो तुम लोग मारते रहते हो, है ना। इसके लिखने की जो स्टाइल थी, लिखने की जो शैली थी, इनके लेखन में किन किन चीजों का समावेशन देखने को मिलता था, उसे हम लोग शैली कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे हम इनके काव्यगत शैलियों की बात करते हैं। तो जैसे कि इनके रचना में बच्चे भावनात्मक शैली देखने को मिलता था। भावनात्मक शैली कहने का तात्पर्य हमारा क्या है? समझो, भावनात्मक से हमारा तात्पर्य है भाव व्यक्त करना। बच्चे क्या करना? भाव व्यक्त करना। अर्थात जो भी इनकी रचनाएं थी उसमें लोक भावना को काफी ज्यादा वर्णित किया गया था। लोग किस प्रकार से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, उन सभी की भावनाओं को, उसके बातों को जोड़कर जो है यह अपनी रचना में लिखा करते थे, जिसके कारण ऐसा कह सकते हैं हम कि इनके रचना में जो है बच्चे भावनात्मक शैली देखने को मिलती थी। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ विचारात्मक शैली, विचारात्मक शैली भी इनके रचना में देखने को मिली। जैसे कि देखिए, जैसे हमारा भारत जो है ब्रिटिश शासकों के गुलाम था, लोगों के अंदर जो है नई चेतना का विकास तो हो गया था, लेकिन फिर भी लोग उतने बेहतर तरीके से उस पर काम नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो है इनके द्वारा जो रचना की गई, ठीक है, जो भी रचना किया गया उसमें कुछ ऐसे ऐसे बातों का समावेशन किया गया, जैसे काफी सारे ऐसे ब्रिटिश शासकों की बातें थी जिस पर उसके द्वारा आलोचना किया गया, उसका हंसी मजाक बनाया गया। तो जब लोग उसकी पत्रिकाओं को या फिर द्विवेदी जी के लेखन शैली को पढ़ते थे तो लोग कम से कम इतना जरूर सोचते थे कि आखिर ये व्यक्ति जो है यह क्यों ऐसा बोल रहा है। तो जब लोग उस पर विचार करते थे, निष्कर्ष तक जब पहुंचते थे, तो फिर उस पर अपना क्विक एक्शन ले पाते थे, उस पर कार्य कर पाते थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चे कि इनके रचनात्मक शैली में विचारात्मक शैली भी शामिल है। चलिए आगे देखेंगे संवादात्मक शैली। संवादात्मक शैली कहने का तात्पर्य हमारा ये है संवाद करना, है ना। संवाद यानी कि बच्चे बातचीत करना। अब देखो क्या होता था, कभी कभी जब इनकी रचनाओं को लोगों के द्वारा पढ़ा जाता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी रचना में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है पढ़ने वालों से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बातों का समावेशन देखने को मिलता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके रचना में जो है संवादात्मक शैली भी देखने को मिलती थी। आगे बढ़िए बच्चे, हम लोग अगला नंबर देखेंगे तो वह है आपका व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली के बारे में तो अभी आपको बता दिए, जैसे ब्रिटिश शासक वगैरह पर ये व्यंग कसा करते थे। बहुत सारे ऐसे रचना थे, जैसे कि मैंने आपको कई सारे इनकी रचनाओं के बारे में बताया है। देखो यहाँ पर तो आपके जैसे कि हो जाता है यहाँ पर क्या, तो नाट्य शास्त्र, हिंदी नवरत्न, ठीक है। इसके बाद जैसे कालिदास की निरंकुशता, इन सभी पर जो है इनके द्वारा क्या किया गया था बच्चे, तंज कसा गया था। उसकी जो है क्या की गई थी, तो उस पर जो है टिप्पणी करते हुए उसकी आलोचना किया गया था। तो कहीं ना कहीं आलोचना करने के टाइम में हम लोग ज्यादातर जो है व्यंग करते हैं, क्या करते हैं, हंसी मजाक तरीके से। तो इस टाइप से बच्चे जो है आपके इसकी रचनात्मक शैली देखने को मिलती थी। इसके बाद बात करेंगे तो देखिए इसमें जो है गवेषणात्मक शैली भी देखने को मिलता था। बोले गवेषणात्मक शैली का क्या अर्थ होगा गुरुजी? तो देखिए गवेषणात्मक शैली कहने का मतलब ये है कि इनके शैली में, इनके लेखन शैली में जो है बच्चे उर्दू शब्दों का कम प्रयोग देखने को मिलता था। समझ गए ना, उर्दू शब्दों का बहुत अभाव देखने को मिलता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके रचना में जो है गवेषणात्मक शैली देखने को मिलती थी। चलिए आगे बच्चे देखेंगे तो यहां से ये आपके क्या हो जाते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्यगत विशेषताएं, ये टोटल भावनात्मक शैली हो गया, विचारात्मक शैली हो गया, संवेदात्मक शैली हो गया, व्यंग्यात्मक शैली हो गया और गवेषणात्मक शैली हो गया। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे जो इनकी
काव्यगत विशेषताएं या फिर काव्यगत शैली थी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा जो है आपको बोर करने वाले टॉपिक पर ले चलते हैं। आप कहोगे गुरुजी बोर करना, हाँ देखिए, क्योंकि यहां पर जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना वो सबके सब याद करने वाला चीज है। मैं पहले आपको बता देता हूं, यहां आपको समझने की चीजें नहीं। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक सब समझने वाला था तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया चीजों को, ताकि आप उस चीज को कोरिलेट करके चीजों को समझ सके, है कि नहीं। लेकिन ये सब याद करने वाला चीज है और आपसे जो है बच्चे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में एक साथ क्वेश्चंस पूछ सकता है कि द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कवियों का क्या करे तो वर्णन करे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में, तो आप इसका समावेशन वहां कर सकते हो। हालांकि चलिए हम बारी बारी से उन सभी कवियों के बारे में जानते हैं जिसका संबंध प्यारे बच्चे द्विवेदी युग से है। वैसे तो इस क्रम में सबसे पहला नाम आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आता है, तो उसके बारे में तो हम लोग जान लिए हैं, जो कि काफी डिटेल में हमें पढ़ना भी था। अब देखो इस क्रम में जो अगला कवि आता है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है बच्चे। अब हरिऔध जी की बात करते हैं तो इनका एक छोटा सा बेसिक परिचय जीवन के बारे में याद रखोगे। जैसे इनका नाम हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जो उपनाम था बच्चे वो था हरिऔध। इनका जो जन्म होता है यह 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में होता है और इनकी जो मृत्यु हो जाती है यह 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ में ही हो जाता है। तो बस इतनी सी बात आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे देखेंगे बच्चे तो इनके कुछ प्रमुख रचना याद रखिएगा, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनना निश्चित है, 100% फिक्स है, याद रखो। जैसे कि इनके कुछ प्रमुख रचना की बात करते हैं तो वह है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चे याद रखिएगा। प्रिय प्रवास रचना की बात करें तो सबसे पहला बात जो है इसको लिखा कब गया 1914 में, ठीक है। लेकिन यह जो रचना थी बच्चे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, यह खड़ी बोली की सबसे पहली रचना थी। तो जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बताइए खड़ी बोली की सबसे पहला जो है सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है, आप कहोगे सर प्रिय प्रवास रचना है, जो कि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हो जाता है और 1914 ईस्वी में इसे लिखा गया था। अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं बताइए कि खड़ी बोली का जो सबसे पहला कवि माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो आप कहोगे सर खड़ी बोली का पहला रचना किसके द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा किया गया था प्रिय प्रवास। तो इसीलिए खड़ी बोली का जो सबसे पहला कवि माना जाएगा वो किसको माना जाएगा, तो आप कहोगे सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए इसके बाद इनका दूसरा रचना जो था वह पद्म प्रसून था, जो कि 1925 में आया था। इसके बाद जो है अगला रचना आप याद रखोगे चुभते चौपदे, जो कि 1932 में आया था। चोख चौपदे, जो कि 1932 में आया। फिर रस कलश और इसके बाद वैदेही वनवास। अब इन 6 रचना में आप 3 रचना को जरूर याद रखिएगा जो आपसे निश्चित पूछा जा सकता है अगर पूछेगा तो। जैसे प्रिय प्रवास हो गया, इसके बाद बच्चे पद्म प्रसून हो गया और वैदेही वनवास हो गया। ये 3 रचना तुम निश्चित याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी जो एक रचना थी बच्चे रस कलश। रस कलश रचना जो है यह रीति ग्रंथ है बच्चे। कौन सा ग्रंथ है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि बताइए रस कलश जो है वह किस प्रकार का ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है, ठीक है, खंड काव्य है। इस तरीके से आपसे ऑप्शन देके पूछ देगा तो आप कहोगे गुरुजी यह रीति ग्रंथ है। क्लियर है। तो आप लोगों ने हरिऔध जी के बारे में क्या क्या देखा, हरिऔध जी के बारे में आप लोगों ने देखा कि भाई इनका जो जन्म है, इनका जो जीवन परिचय है वो किस प्रकार से है और इनका साहित्य में कौन कौन सा योगदान रहा था। चलिए इसी क्रम में बच्चे अगले लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगला नंबर जो आपका कवि है वह है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण की बात करते हैं तो आप इनके जीवन परिचय में बस इतनी सी बात याद रखोगे, इनका नाम जो है भाई राय देवी प्रसाद पूर्ण है। इनका जन्म 1868 ईस्वी में होता है। कहाँ पर, तो आपके उत्तर प्रदेश के जबलपुर में होता है। इनको राय की उपाधि प्राप्त थी और इनके पिताजी का नाम था बच्चे राय बंशीधर और इनकी मृत्यु जो है कानपुर में 1915 में हो जाता है। बस इतना सा बात इनके जीवन के बारे में याद रखोगे। अब जीवन के साथ साथ इनके साहित्य के बारे में भी जान लेते हैं कि साहित्य में इनका क्या योगदान रहा। तो देखो ये 4 प्रमुख रचनाएं, जैसे कि स्वदेशी कुंडल जो कि 1910 में आया था, मृत्युंजय जो कि 1904 में, और राम रावण विरोध जो कि 1906 में, और वसंत वियोग जो कि 1912 में। इस 4 में से बच्चे आप 2 रचना जरूर याद रखिएगा। अब वो 2 रचना कौन कौन सा है, तो जैसे कि बात करें देखिए आपका एक वसंत वियोग हो जाता है।
जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और एक स्वदेशी कुंडल, क्योंकि स्वदेशी कुंडल प्यारे बच्चे एक ऐसा रचना है जिसमें देशभक्ति के बारे में जो है 52 कुंडलियों का चर्चा देखने को मिलता है। कितने कुंडली? तो आप कहोगे गुरुजी 52 कुंडलियों का चर्चा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इनके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि देखिए तो इन्होंने कालिदास के द्वारा एक मेघदूत नामक रचना की गई थी, ठीक है। इस मेघदूत को जो है इन्होंने धराधर वाहन नाम से जो है क्या किया, तो अनुवाद किया है, समझ गए ना, जो कि 1902 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए, तो ये जानकारी थी बच्चे आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण से संबंधित, जो कि इनके जीवन परिचय और इनके साहित्य में योगदान से संबंधित था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सारी चीजों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे और आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। हालांकि ये चीजें समझने वाला तो है नहीं, बस याद रखने वाली चीजें हैं। आगे चलिए बच्चे, आगे बात करेंगे। जो अगला कवि होगा आपका वह होगा रामचरित्र उपाध्याय, ठीक है। रामचरित्र उपाध्याय की बात करते हैं तो इनके बारे में जो है ज्यादातर जानकारियां देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बच्चे ये द्विवेदी युग के बहुत प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं और इसके संबंध में जानकारियों की कमी देखने को मिलती है। चलिए, जो जानकारी उपलब्ध है हम उन जानकारियों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि देखिए, इनका पूरा नाम हो जाता है रामचरित्र उपाध्याय। जन्म इनका 1872 में होता है। यूपी के गाजीपुर में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1938 ईस्वी में हो जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ये 4 बात आप इनके बारे में याद रखोगे। चलिए, साहित्य के योगदान की बात करेंगे तो इनके द्वारा काफी फेमस रचनाएं की गई है। जैसे कि प्रमुख रचनाओं में बात करें तो बच्चे राष्ट्र भारती इनकी सबसे प्रमुख रचना है। इसके बाद देवदूत, फिर देव सभा, विचित्र विवाह, और इसके बाद देखेंगे तो रामचरित्र चिंतामणि, सुक्ति मुक्तावली। ये आपको 6 रचना इसके बारे में याद रखना है। लेकिन देखिए, तो रामचरित्र उपाध्याय की जो सबसे प्रमुख रचना जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, एक तो आपका राष्ट्र भारती, क्योंकि इसमें राष्ट्र के प्रति चिंता को जताया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। और द्विवेदी युग आपका, चाहे भारतेंदु युग है, ये सब देशभक्ति को लेकर ही चर्चित रहा है, तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। जैसे कि रामचरित्र चिंतामणि, विचित्र विवाह, ये तीनों इंपॉर्टेंट रचना है, आप इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगले कवि के बारे में। तो अगला कवि जो है प्यारे बच्चे वह कौन है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करें, देखिए तो इनका जो पूरा नाम था वो सिर्फ था गया प्रसाद शुक्ल। इन्हें स्नेही जो है उपनाम था इनका। क्या था बच्चे? स्नेही एक उपनाम था इनका, इसलिए हम इसे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह 21 अगस्त 1883 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में आपका एक उन्नाव जिला है, और उन्नाव जिले में हरहा नाम का एक गांव है, ठीक है। हरहा नामक गांव में जो है इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु प्यारे बच्चे 20 मई 1972 को हो जाता है। तो जीवन के संबंध में बच्चे आप सिर्फ इतनी बातें याद रखोगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही से रिलेटेड। चलिए, साहित्य में इनके योगदानों की बात करें तो देखिएगा, साहित्य में इनका भी योगदान काफी प्रमुख रहा था। जैसे कि बच्चे आपका कृषक कुंदन हो जाता है, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीना, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। ये 5 रचनाएं, जिसमें आपको 5 रचनाएं याद रखना है। 5 रचना की बात करें तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं बच्चे, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। समझ गए ना? चलिए, आगे इनके बारे में कुछ और जानकारी देखिए। तो जैसे कि स्नेही जी ने राष्ट्रभक्ति की कविताएं जो है यह त्रिशूल उपनाम से लिखी है। कहने का मतलब यह है कि इनका जो उपनाम था बच्चे वह राष्ट्रभक्ति के कवि के रूप में वह क्या था, तो त्रिशूल था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। किस उपनाम से लिखा, तो त्रिशूल उपनाम से। इसके साथ साथ इनके द्वारा एक पत्रिका का भी संपादन किया गया, जिस पत्रिका का नाम था बच्चे सुकवि, ठीक है। सुकवि नामक पत्रिका आपसे पूछा जा सकता है, किसने संपादित किया, आप कहोगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा संपादित किया गया था। तो इतनी सारी बात जो है आप गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में याद रखोगे। आगे चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कवि है आपका मैथिली शरण गुप्त, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके पेपर में तो एक न एक प्रश्न बनने ही बनने हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे बात करें हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी की, तो इनका जो पूरा नाम था बच्चे मैथिली शरण गुप्त था, लेकिन बचपन में इनका नाम बड़ा खतरनाक था, मिथिलाधिपति क्या नंदन शरण, ठीक है। मिथिलाधिप नंदन शरण बहुत बड़का नाम था। इसके नाम को छोट कैसे कर दिया गया, तो जब ये स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इनका नाम जब रजिस्टर पर लिखा जाता है, जैसे आप सबका नाम रजिस्टर पर लिखा जाता है, तो इनका जो नाम रजिस्टर पर लिखा गया ना, तो बहुते बड़का था, वो रजिस्टर के खांचा में आइए नहीं रहा था। तो शिक्षक ने वहां पर क्या किया, इनके नाम को छोट कर दिया। मिथिलाधिप से जो है यहाँ पर ले लिया मैथिली,
और यहाँ नंदन शरण से जो है शरण ले लिया और कुल मिलाकर इसका नाम क्या बना दिया, मैथिली शरण बना दिया। समझ गए ना कि इनका नामकरण जो है किस प्रकार से मैथिली शरण हुआ, आप ये भी कह सकते हो। इनके जन्म की बात करेंगे तो आप आराम से कह सकते हो कि 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म जो है झांसी, जो कि आपके यूपी में है, झांसी के निकट जो है एक चिरगांव नाम का गांव है, उसी चिरगांव नाम के गांव में जो है आपका क्या होता है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म होता है। इनके पप्पा जी का नाम बात करेंगे तो सेठ रामचरण और मम्मी जी का नाम जो है काशीबाई है। समझ गए ना। और इनकी मृत्यु जो हो जाती है प्यारे बच्चे, वह 12 दिसंबर 1964 को क्या हो जाता है, तो इस महान विद्वान की मृत्यु हो जाती है। चलिए, ये तो इनका जीवनी था, जीवन परिचय। लेकिन साहित्य में इनका क्या योगदान था बच्चे, चलिए उसको देखते हैं। तो साहित्य में इनका तो भर भर के योगदान है भाई। जैसे कि देखिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, कुछ भी आपसे पेपर में पूछ ले। जयद्रथ वध जो कि 1910 में प्रकाशित होता है, भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित होता है, पंचवटी जो कि 1925 में प्रकाशित होता है, झनकार जो कि 1929 में, फिर साकेत जो है 1931 में आता है, यशोधरा 1932 में, इसके बाद जो है द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में और विष्णुप्रिया 1957 में। ये टोटल प्यारे बच्चे जो है आपको 9 प्रमुख रचनाएं किसके बारे में याद रखना है, तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में याद रखना है। आप इसका जो है अलग से एक स्लाइड बना लो, ठीक है, कॉपी में चार्ट बना लो डायग्राम की तरह, और उन सभी रचनाओं को याद रखो, ताकि आपके पेपर में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जयद्रथ वध नामक रचना किसकी है, आप कहोगे सर मैथिली शरण गुप्त की है। पूछ ले झनकार, झनकार किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कब प्रकाशित हुआ था, 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरीके से आपको सारा चीज याद रखना है। इसके साथ साथ इसको जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। आपके मैथिली शरण गुप्त को किसके रूप में जाना जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में। और इतना ही नहीं, इस विद्वान को भाई साहब नवीन भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए, यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइए भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है। एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नवीन भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, वैसे ही बताइए भारत के राष्ट्रीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये तो प्यारे बच्चे इनका साहित्यिक योगदान रहा था, जिसमें ये सभी के सभी काव्य संग्रह है बच्चे, ठीक है, काव्य हैं, काव्य रचनाएं। लेकिन काव्य रचना के साथ साथ देखिए तो इनके द्वारा जो है कुछ उपन्यास भी लिखे गए थे, कुछ नाटक भी लिखे गए थे। नाटकों की बात करें तो आप याद रखोगे तिलोत्तमा नाटक था, इसके बाद जो है चंद्रहास नाटक था, और फिर बच्चे अनवा नाटक था। ये 3 प्रमुख नाटक हैं इनके, पहला तिलोत्तमा, इसके बाद चंद्रहास, ठीक है, और इसके बाद अनवा। चलिए, तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड जानकारी थी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा जानकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, देखिएगा राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में जानते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की बात करें तो इनका पूरा नाम राम नरेश त्रिपाठी हो जाता है। जन्म जो है बच्चे 4 मार्च 1889 को होता है, और कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गांव में होता है। फिर अभिभावक की बात करें तो देखिए इनके पिताजी का नाम था पंडित रामदत्त त्रिपाठी, और इनकी मृत्यु जो है 16 जनवरी 1962 को हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे आप राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में जीवन परिचय याद रखेंगे। आगे साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, साहित्य के योगदान की बात करेंगे तो देखिए इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे कि मिलन नाम की एक रचना थी जो कि एक काव्य संग्रह था, ठीक है, 1917 में आया था। पथिक काव्य जो कि 1920 में आया, मानसिक काव्य जो कि 1927 में आया, और सबसे फेमस रचना जो है इनका यह था स्वप्न काव्य, ठीक है, स्वप्न जो कि 1929 में आया था। और इसी रचना के लिए प्यारे बच्चे जो है इसे हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार भी मिला था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि राम नरेश त्रिपाठी को किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी का अवार्ड मिला था, आप कहोगे सर स्वप्न रचना के लिए, जो कि 1929 में आया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे तो आपको इनके रचना में काफी सारे जो है कार्य कुशलता देखने को मिलती है। इन्होंने प्रकृति चित्रण, इन सभी चीजों पर जो है राष्ट्र प्रेम, इन सभी चीजों पर काफी ज्यादा चर्चा किया है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो अगला जो नाम आता है इस क्रम में देखिए तो आपका नाथूराम शर्मा शंकर जी का। नाथूराम शर्मा शंकर जी की बात करते हैं तो ज्यादा बात आपको इन सभी चीज के बारे में याद नहीं रखना है। देखिए जितना भी मैंने आपको 6 प्रमुख कवियों के बारे में बताया है, इसको आप विशेषतः याद रखोगे, ताकि आपको जब लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप आराम से इन 6 कवियों के बारे में लिख सकते हो। लेकिन इन सभी के बारे में भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे इनकी रचना ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ ले। तो जैसे कि बात करें बच्चे नाथूराम शर्मा शंकर जी की, तो नाथूराम शर्मा शंकर जी जो है भाई साहब, इनका जन्म 1859 में होता है और 1932 में इनका जो है निधन हो जाता है। इनके कुछ प्रमुख रचना की बात करेंगे
जैसे कि देखिए इनका प्रमुख रचना हो जाता है अनुराग रत्न, इसके बाद जो है शंकर सरोज, इसके बाद जो है आपका गर्भरंडा रहस्य, ठीक है। फिर आप याद रखोगे शंकर सर्वस्व जो कि 1951 में आया था। तो ये 4-5 रचनाएं जो है आप नाथूराम शर्मा शंकर जी के बारे में याद रखेंगे। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है प्यारे बच्चे जो कि ब्रज भाषा में की जाती थी, ये भी याद रखना। ब्रज भाषा बाद में चलकर जो है इन्होंने क्या किया तो खड़ी बोली भाषा में अपना रचना करना शुरू कर दिए थे, लेकिन पहले जो है यह ब्रज भाषा में रचना किया करते थे। इनको जो है प्यारे बच्चे कई सारे अवार्ड भी दिए गए थे, कई सारी उपाधियां भी प्राप्त थी, जैसे कि कविता कामनी कांत, ठीक है, इसके बाद भारतेंदु प्रज्ञेंदु, इसके बाद जो है साहित्य सुधाकर। ये 3 उपाधियां जो है किनको मिला था तो नाथूराम शर्मा शंकर जी को। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो अगला जो है आपका श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के बारे में आप इंपॉर्टेंट जानकारी ये याद रखोगे कि इनका जन्म 1859 में होता है और 1928 में ये निधन हो जाते हैं। चलिए इनकी रचना की बात करें तो जैसे कि आपका काश्मीर सुषमा हो जाता है जो कि 1904 में आया था, देहरादून जो कि 1915 में आया था, भारत गीत जो कि 1928 में आया था। बस आपको ये सारा बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो आपका मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी की बात करें तो इनका जन्म 1895 में होता है, 1984 में इनका निधन हो जाता है। वैसे इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो आपको काफ़ी सारी रचनाएं नहीं देखने को मिलती है। इस क्रम में देखिए तो आप इनकी रचना जैसे कि पूजा फूल याद रखोगे और कानन कुसुम, ये 2 प्रमुख रचना किसकी है तो मुकुटधर पांडे जी की है। क्लियर है। अब ये देखो मुकुटधर पांडे के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि ये एक ऐसे कवि थे प्यारे बच्चे, जैसे कि देखिए द्विवेदी युग के बाद आपका कौन सा युग आता है तो आप कहोगे गुरुजी छायावाद युग आता है ना। द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया हिंदी साहित्य में तो छायावाद युग आया। और इस छायावाद युग के बारे में जो सबसे पहले आभास हुआ था, किसको आभास हुआ था आप कहोगे सर मुकुटधर पांडे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद का पूर्वाभास जो है भाई साहब यह कहां पर देखने को मिलती है तो आप कहोगे सर मुकुटधर पांडे के काव्य रचना में देखने को मिलती है। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो आपका कवि है वह कवि कौन सा है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के मृत्यु की बात करें और जन्म की बात करें तो देखो इनका जन्म 1866 में होता है और मृत्यु बच्चे 1932 में हो जाता है। इसके साथ इसके रचना को याद रखेंगे जैसे कि उद्धव शतक जो कि 1929 में आया था, गंगा बतरन इंपोर्टेंट रचना याद रखिएगा 1927 में आया था जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया। श्रृंगार लहरी ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हिंडोला, हरिश्चंद्र, इसके बाद जो है बच्चे बिहारी रत्नाकर जो है इनका संपादन कार्य था इसलिए इसको याद रखिएगा। दीप प्रकाश ये भी इनका संपादन कार्य था, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है कवि कुल कंठभारन, ठीक है, कवि कुल कंठभारन प्यारे बच्चे ये भी इनका संपादन कार्य था। तो 3 गो संपादन कार्य याद रखोगे, पहला तो आपका बिहारी रत्नाकर, फिर आपका दीप प्रकाश हो जाता है और इसके बाद जो है कवि कुल कंठभारन। ये 3 संपादन कार्य किसके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, अगला नंबर जो कवि है आपका वह है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न की बात करें तो देखिए इनका जो जन्म होता है वह 1880 में होता है, 1918 में इसका निधन हो जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि देखिए इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आप याद रखोगे हृदय तरंग। हृदय तरंग इनका काफी प्रमुख रचना रहा था जिसमें आपको 2 कविता का संकलन देखने को मिलता है, एक तो आपका प्रेम कली और दूसरा आपका भ्रमर दूत। ये आपके प्रमुख रचना हो गए किसके सत्यनारायण कविरत्न जी के। चलिए सत्यनारायण कविरत्न जी की बात करते हैं तो इनकी एक और फेमस रचना के बारे में याद रखोगे जो कि इनके द्वारा अनुवाद के रूप में किया गया था। अनुवाद जिसका कौन सा नाम है बच्चे हॉरेंसस, ठीक है। हॉरेसस जो कि मैकाले की रचना थी और इसका अनुवाद कार्य किसने किया था तो सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा किया गया। चलिए तो ये कुल मिलाकर जो आपने 11 महान कवियों के बारे में देखा जो कि द्विवेदी युग से रिलेटेड थे। हालांकि इसके अतिरिक्त भी बच्चे आपको द्विवेदी युग में और भी बहुत सारे कवि देखने को मिलेंगे, जैसे आपका शिव कुमार त्रिपाठी हो गया, पार्वती देवी हो गया, फिर बात करें तो आपका मनन द्विवेदी हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको कई सारे कवि मिल जाएंगे द्विवेदी युग के, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं जिनका योगदान आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है उन सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। चलिए बच्चे आगे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें आपको थोड़ा सा बोर फील हुआ होगा क्योंकि अभी जो चीज़ें मैंने बताया है इसमें सारा का सारा चीज़ याद करने वाला समझने वाला कोनो चीज़ है नहीं जो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा। हर चीज़ एक नोटेबल पॉइंट्स के तौर पर है, तो नोटेबल पॉइंट्स के तौर पर आप इसे नोट कर लोगे और फिर इसको क्या करोगे भाई रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं इसका। चलिए वैसे हो सकता है कि अगर इसकी कोई ट्रिक बनेगी तो मैं ट्रिक बनाकर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको
ट्रिक से भी याद हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो आगे हम बात करें जैसे कि भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं क्या रही है, जो कि आज के इस क्लास का आखिरी टॉपिक और आपके यूनिट नंबर 1 का आखिरी टॉपिक होगा। चलिए हम लोग समझते हैं भारतेंदु युग के काव्यगत विशेषताओं की। तो काफी सारी विशेषताएं देखने को मिली थी भारतेंदु युग में, जो काव्य की रचना की गई थी उनकी। इसमें सबसे पहला विशेषता बच्चे आपको देखने को मिलता है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम तो इनकी सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपके जो भारतेंदु युग देखने को मिला था वहां पर लोगों के अंदर नई चेतना तो जग गई थी, इसलिए हम उसको नवजागरण का काल कहे थे। लेकिन बच्चे यहां पर लोगों के अंदर उस चेतना में सुधार का काम देखने को मिला था। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, तो यहां पर भाई साहब एक कली जो है फूल के रूप में विकसित हो गया, समझ गए ना। तो इसीलिए इस काल को जन सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इस जन सुधार काल में बच्चे जो है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, इन सभी चीजों पर काफी ज्यादा बल दिया गया, जिससे जो है क्या होता है, तो जब हमारा भारत ब्रिटिश शासक के गुलाम था तो उस गुलामी से लोग उबर सके, समझ गए ना। चलिए तो राष्ट्र प्रेम के बारे में समझ गए। इसके बाद देखिए तो इसकी जो दूसरी विशेषता रही थी, इतिवृत्तात्मकता रही थी। इतिवृत्तात्मकता कहने का मतलब यह है कि देखिए द्विवेदी युगीन काव्य में जो है आपको इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है, क्योंकि इसका सबसे प्रमुख बात यह था कि जो भी घटना होती थी या फिर कोई भी बात अगर बताना होता था तो उसको जस के तस रख देता था, कोई भी बनावटी बात देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, इनकी रचनाओं में जो है जो भी चीज जस का तस, जैसे देखा कि आसपास में क्या चल रहा है, कौन सी परिस्थितियां हैं, लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, किसानों की स्थिति कैसी है, किस प्रकार से ब्रिटिश शासक उस समय शासन कर रहे थे, उन सभी पहलुओं को जस के तस यहाँ के कवि जो है बच्चे क्या करते थे, तो अपनी रचना में लिख दिया करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इतिवृत्तात्मकता का मूल विशेषता देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चे बात करेंगे तो इसमें मानवतावाद भी देखने को मिलता है। मानवतावाद कहने का क्या मतलब है, तो मानवतावाद सीधा सीधा भाई इसमें मानवीय गुण देखने को मिलता है ना। लोगों के प्रति जो है सहानुभूति, या फिर कहे तो एक दूसरे का हमेशा साथ देना, सहयोग करना, है कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें जो है मानवतावाद में देखने को मिलती है। हालांकि मानवतावाद की बात करें तो इसमें काफी सारे बातों पर जो है तंज भी कसा गया है। जैसे कि नाथूराम शर्मा शंकर जी की एक रचना है, जो जिस रचना का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर गर्भरंडा रहस्य। देखिए गर्भरंडा रहस्य में इनके द्वारा जो है एक विधवा महिला की स्थिति को बताया गया है। जन्म से पहले ही कोई विधवा अगर हो जाए, ठीक है, या फिर कहे तो विधवा के प्रीत जीवन कैसी होती है, उन सभी विधवा प्रीत जीवन के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। साथ में शिक्षा विहीन महिला की दुर्दशा के बारे में बताया गया है, एक पढ़ी लिखी महिला और एक अनपढ़ महिला। तो देखो अनपढ़ महिला का क्या हाल होता है समाज के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप गौर करके देखो ना, अगर मान लो कि आप एक स्त्री हो, ठीक है, आप एक अभी लड़की हो, कल जाकर मान लीजिए आपकी शादी होगी, फिर आप एक स्त्री बन जाओगे, है ना, माँ बनोगे। उस समय अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगा तो सबसे पहला दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर पाओगे, ये कि अपने बच्चों का आप जो है सही तरीके से शिक्षण कार्य पूरा नहीं कर पाओगे, आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, आप कोई काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। क्या अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं रहेगा तो क्या आप कोई प्रोफेशनल जॉब थोड़ी करोगे, नहीं कर सकते हो। तो जब कोई प्रोफेशनल जॉब आप नहीं कर सकते हैं, आपको हर एक काम के लिए जो है पैसा अपने पति से लेना पड़ेगा। अब पैसा जब आप अपने पति से लेना पड़ेगा तो कभी अपने मम्मी से पूछना कि जब उसको जो है पापा से 5 रुपया मांगने का कोई जरूरत पड़ जाता है तो उसको कैसा भाव होता है जब पापा मना कर देते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए इस स्थिति के लिए प्यारे बच्चे जो है कम से कम आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में जो आपकी मम्मी ये समस्या झेल रही है ना, कल को आपको ये ना झेलना पड़े। और इन सभी चीज के बारे में जो है कहां पर बताया गया है, तो नाथूराम शर्मा शंकर जी का जो एक रचना है गर्भरंडा रहस्य, इसमें बताया गया है। ये सारी चीजें फील करने वाली है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया भाई इतिवृत्तात्मकता आपको देखने को मिलती है इसके रचना में। जो भी आपके द्विवेदी युग की रचनाएं हैं सब में इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है। जो चीज वो देखते थे समाज में हो रहा है वही चीज को लिख देते थे, और ये इन्होंने देखा बस लिख दिया कि ऐसी हालात एक शिक्षा विहीन महिलाओं की होती है, बस लिख दिया। चलिए आगे देखेंगे इनके कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि नैतिकता और आदर्शवाद। नैतिकता और आदर्शवाद की बात करेंगे तो देखिए इसके अंतर्गत जो है जो भी व्यक्ति थे उसके अंदर स्वार्थ भाव नहीं था। लोग स्वार्थ भाव को त्याग करके जो है अपने समाज में रहते थे, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे जो है इनके रचनाओं में स्वार्थकता नहीं देखने को मिलती थी। जो भी चीज़ें होती थी बिल्कुल क्लियर बता दिया करते थे। अपने कर्तव्यों के पालन के बारे में,
अपनी आत्मा पर भरोसा रखने के बारे में इनकी रचनाओं में काफ़ी ज़्यादा बताया जाता था, जो कि हमारी एक नैतिक गुण है, जो कि हमारा एक आदर्शात्मक गुण है। समझ गए ना। इसके बाद इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में जो है प्यारे बच्चे सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। जो भी द्विवेदी युग के कवि थे उन सभी के द्वारा जो है सामाजिक समस्याओं का विशेष रूप से चर्चा करते हुए चित्रण किया गया है। जैसे कि समाज में कई सारी कुरीतियां देखने को मिलती थी, आज भी ये कुरीतियां आपको देखने को मिलती है, दहेज प्रथा वाली, है ना। दहेज प्रथा के कारण जो है प्यारे बच्चे बहुत सारी प्रताड़ना देखने को मिलती है लड़कियों को। मान लीजिए कि कोई एक गरीब परिवार की लड़की है जिसका मान लीजिए कहीं शादी हो जाता है, उनके पिता जो है उचित दहेज अगर लड़के वाले को नहीं दे पाते हैं तो लगातार जो है ताने वगैरह सहने पड़ते हैं उनको, है कि नहीं। कभी कभी मार उड़ भी लग जाती है ना। इस स्थिति में आकर के लड़कियां जो है सुसाइड कर लेती है, खुद को आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरह की प्रताड़नाएं जो है आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। छुआछूत जैसी भावनाएं हम आज भी जो है क्या करते हैं, शिक्षा होने के बावजूद भी, पहले मान लो शिक्षा उस चरम पर नहीं थी, लेकिन आज भी शिक्षा आज उस स्तर पर लगभग शिक्षा पहुंच चुकी है, इसके बाद भी हमारे समाज में छुआछूत जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। अरे नहीं, ये छोटे तबके का लोग है, ये बड़े तबके का लोग है कि नहीं। इस तरीके से जो है ये छोट जाति का है, ये बड़े जाति का है, ये काला है, ये गोरा है, इस तरीके की छुआछूत वाली भावनाएं जो है आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। स्त्री दुर्दशा, है ना, स्त्रियों के प्रति दुर्दशा, जबकि हम जहां पर रहते हैं, जिस भारत की भूमि पर रहते हैं, यहाँ पर स्त्रियों को एक देवी के समान माना जाता है कि नहीं। देवी के समान यानी कि कहने का मतलब इसे हम भगवान के दर्जा के रूप में देखते हैं। इसके बावजूद भी हमारे समाज में स्त्रियों की काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा होती है। इसके बाद जो है बच्चे जो कि बाल विवाह, इस तरह की जो कुरीतियां हैं, इन सभी कुरीतियों पर क्या किया गया है, तो आपके द्विवेदी युग के कवियों के द्वारा तंज कसा गया अपने काव्यों के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो ये द्विवेदी युग के जो काव्यगत विशेषताएं प्यारे बच्चे, वो सारा का सारा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसटाइपिंग थी, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारतेंदु लिखा गया था, आप इसको द्विवेदी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर ये क्या करेंगे, आप द्विवेदी कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से जो टॉपिक आज कवर करने थे बच्चे, मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाया है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखिए, तो द्विवेदी जी के बारे में जाना, उनकी साहित्यिक परिचय क्या था, उनका व्यक्तिगत परिचय क्या था, इसके बाद उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या रही, यानी कि काव्य की जो शैली रही थी द्विवेदी जी का, वह क्या रहा था। फिर कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जाने, उनके जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में। और आखिर में बच्चे आप लोगों ने देखा कि आपके द्विवेदी युग की काव्य की क्या विशेषता रही थी, है ना। ये सारे टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा रहने वाला है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो इंपॉर्टेंट्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हो, शॉर्ट टाइप के लिहाज से हो, या फिर बच्चे लॉन्ग टाइप के लिहाज से हो, आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। बाकी बात करेंगे, देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चे, तो ध्यान देना, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताओं का क्या करें बच्चे, तो काव्यगत विशेषताओं का चर्चा करें, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, इस 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे तो कम से कम ये आपको 10 नंबर तो दिला के जाएगा ही, परफेक्ट है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर बात करें, क्वेश्चंस पूछ सकता है द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का पर चर्चा करें, है ना। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का वर्णन करें, तो आप आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक आज के इस क्लास के थे, जो कि आपके द्विवेदी युग से रिलेटेड था। आपका द्विवेदी युग और आपका यूनिट नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चे पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद आपकी जो है द्विवेदी युग की ऑब्जेक्टिव की क्लास आएगी। फिर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है हम लोग आगे का यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं बच्चे, सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन लाइक नहीं किए, लाइक कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।